बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस जश्न PSL को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। इस वक्त लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान मैच प्रोग्रेस में है और इस मैच का क्या नतीजा सामने आता है यकीनी तौर पर यह देखना होगा। पहले बैटिंग की है लाहौर कलंदर ने 199 रन स्कोर किए हैं पहले बैटिंग करते हुए, तो इस तरह 200 रन का हदफ मिला इस मैच में कामयाबी के लिए पेशावर ज़ल्मी को, और इस वक्त जो है पेशावर ज़ल्मी स्ट्रगल करती नजर आ रही है। तो उम्मीद है कि आज इस मैच को जब हम एनालाइज करेंगे तो उस दौरान इस मैच का नतीजा भी सामने आ जाएगा। तो आज इससे पहले कि मैं शो का आगाज करूं, हमारे जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं, कमर रज़ा इफ़ी साहब, आज वो अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू यू कमर रज़ा इफ़ी साहब। जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी की जानिब से हम आपको यकीनी तौर पर इस शो में मिस भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह कल आप हमें रीज्वाइन करेंगे एक दफ़ा फिर, तो बहुत बहुत आपको आपके जन्मदिन की मुबारकबाद। हमारे साथ रोजाना की तरह आज भी 3 शख्सियत मौजूद हैं। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं, ये नाम किसी तारुफ का, किसी तारीफ का मोहताज नहीं, बेंगलोर में इन्होंने अपनी उम्दा कारकर्दगी से पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के ज़बरदस्त टेस्ट ऑफ स्पिनर। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अली थैंक यू, कैसे ठीक ठाक है? बहुत शुक्रिया जी। ऑलराइट, जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, आज से तकरीबन कोई 14 साल पहले जब मैं रेडियो का शो करता था तो उस वक्त एक कॉलर जो बड़ी क्रिकेट की बातें करते थे, बड़े स्टैट्स हमें बताते थे और फिर उसके बारे में हमें पता चला कि वो बसारत से महरूम भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर उनसे एक सलाहियत ली तो दूसरी सलाहियत से उनको नवाजा। और वहाँ वो जो मेरे शो में कॉल किया करते थे, उनको मैं अपना हाथ पकड़ के अपने स्टूडियो में लेकर आया और 14 साल के सफ़र के बाद अब वो नौजवान अब जवान बन चुका है। और ना सिर्फ उसकी उस कारकर्दगी को, वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सराहा, इनकी ज़िंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और इनको अवार्ड से भी नवाजा। हमारे बहुत ही अपने हमारे स्टैट्स गुरु और दुनिया के पहले ब्लाइंड स्टैट्स गुरु सोहेल खान साहब ने आज हमें रीजॉइन किया है। वेलकम टू द शो सोहेल, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अली भाई और जज़ाकल्लाह। ये 14 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। कैद मुशक्कत तो नहीं देना। नहीं कमा के पढ़ाएंगे। सोहेल के साथ हमारा सिलसिला जो है दोस्ती का और एक अपनायत का सिलसिला है वो जारी है। और जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं, ये भी क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं और खेल खिलाड़ी दोनों की सपोर्ट के लिए हम वक्त दस्तयाब रहते हैं। इनके दरवाजे और हर वक्त खुले रहते हैं खिलाड़ियों की सपोर्ट करने के लिए, खेल को फ्लरिश करने के लिए, खेल को प्रमोट सपोर्ट करने के लिए। कल आपने इनको हमारे शो में देखा और आज भी हमारी खुसूसी दावत पर हमारे शो का हिस्सा हैं जावेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया अली। इससे पहले कि हम इस मैच को ज़रा सा डिस्कस भी करें, एक और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हमें ज्वाइन करने वाली है बज़रिए टेलीफोन कॉल, उनको भी हम शो में मदऊ करेंगे। इस वक्त हमारी प्रोडक्शन टीम में कोशिश कर रही है कि उनको हम ऑन एयर ले सकें और बात करेंगे हम जनाब विक्रांत गुप्ता साहब से कि जो इस वक्त भारत से जो है हमें ज्वाइन करने वाले हैं। क्या हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया है? अच्छा, ऑलराइट, अभी ज्वाइन नहीं किया विक्रांत गुप्ता साहब ने। तौसीफ अहमद साहब से जरा बातचीत का आगाज़ करते हैं। तौसीफ भाई, किस तरह देख रहे हैं आप इस मैच को? एक दफ़ा फिर जो है बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस रही, 94 का स्टैंड दिया अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान ने। या बिल्कुल, और मैं समझता हूँ पहली तो मैं जो हम 3-4 दिन से बातें हुई, पहले दिन हमने पिच के बारे में बात की जैसा कि पहले, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ क्रेडिट गोज़ टू ग्राउंड मैन्स और जो भी लोग वहाँ मौजूद जो उस पिच को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन है मेरी तरफ से कि इतनी ज़बरदस्त पिच बनाई है। और ज़ाहिर पिच अच्छी होती है तो सब अच्छी बातें करते हैं। और हमें देखने में आया 3-4-5-6 इनिंग ऐसी हुई हैं कि जिससे ख़ास तौर पे ओपनर्स जो है एक बड़ा स्टैंड, जो मैं बार बार हम बात करते हैं ना इस फॉर्मेट की, उस फॉर्मेट में ज़बरदस्त बैटिंग देखने में आई है। यानी कि वो 6 ओवर्स को कैश कर रहे हैं। उसके बाद आप ख़ुद ही देख लें वो 200 के करीब सबसे, जबकि आज मैं समझता हूँ कि इनका स्कोर फ़खर ने बहुत ज़बरदस्त किया, अब्दुल्ला शफीक खेले स्टैंड देने के बाद, फिर भी मैं समझता हूँ 15 से 20 रन कम बने बीच में जब विकेट उनके गिरे। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये ज़रूर है कि शोएब मलिक की बॉलिंग साइड जो थी वो मुझे इतनी जानदार शुरू में नहीं लगी और जो भी बॉलिंग कर रहे थे वो अप टू द मार्क नहीं था, जिसका नतीजा आपके सामने है कि आज बज़ाहिर तो नज़र आ गया है कि जीत गई है लाहौर। अभी रिजल्ट अभी नहीं आया तो हम उसको कह नहीं सकते। हाँ, रिजल्ट नहीं आया, बट आई थिंक लग यही रहा है कि शायद फिसलता जा रहा है हाथ से। जब आप किस तरह देखते हैं फ़खर जमान जिस फॉर्म में हैं और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, हर मैच में वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आज भी उधर 66 रन की इनिंग खेली है और जिस तरह तौसीफ भाई बात कर रहे हैं, हम सब ने भी देखा कि किसी बॉलर को बख्शने के लिए तैयार नहीं थे वो।
देखें, बिल्कुल ये आपने सही बात की कि फ़खर जो है ना इस पर रीढ़ की हड्डी है उसके लिए, लाहौर कलंदर की। लेकिन मैं उस वक्त से डर रहा हूँ जब 2-3 मैचों में अगर जब फ़खर स्कोर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। जैसे कि आज अब्दुल्ला शफीक ने किया, तो ये खुश आइंदे कि हर प्लेयर हर वक्त स्कोर नहीं करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़खर के बाद अब्दुल्ला शफीक और बाकी प्लेयरों का भी टेस्ट से गुजरना है, क्योंकि ये 1 महीने की क्रिकेट है। ये कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते के बाद ये ख़त्म हो जाएगी और जो फॉर्म में है प्लेयर वो आखिर तक फॉर्म में रहेगा। यू नेवर नो कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ठीक है सोहेल, क्या स्टैट्स है इस हवाले से जो ओपनिंग पार्टनरशिप रही है फ़खर की और अब्दुल्ला शफीक की? देखिए, सेकंड 90+ स्टैंड 3 मैचेस में फ़खर ज़मान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी प्लेयर्स में वो PSL में पावर प्ले में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं। शोएब मलिक से आज उनके पूरे कैरियर में 23वीं मरतबा T20 का पहला ओवर करवाया गया था कि वो सिर्फ 4 विकेटें ले पाए हैं। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अपनी उस पुरानी फॉर्म में ज़रूर वापस आए, क्योंकि उन्होंने 22वीं मरतबा पहले ओवर में विकेट हासिल की अपने T20 कैरियर में। और राशिद खान के जो T20 छक्कों की तादाद है वो भी अब 90 हो चुकी है, यानी वो T20 क्रिकेट में 90 छक्के जो है वो अब तक लगा चुके हैं। और कंसेक्यूटिव जो 350+ स्कोर्स फ़खर के हैं, ये लाहौर कलंदर्स का एक नया रिकॉर्ड भी है। चलिए जी, एक नया रिकॉर्ड है और इस मैच को मज़ीद डिस्कस भी करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट से मज़ीद जुड़ी बातों को भी डिस्कस करेंगे। और इस दौरान जब सोहेल गुफ्तगू कर रहे थे तो लाहौर कलंदर ने इस मैच में कामयाबी हासिल कर ली। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो विनिंग मोमेंट भी आपको दिखाएंगे। सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि जो कामयाबी है वो हासिल हो गई है लाहौर कलंदर की टीम को, और 29 रन से कामयाबी लाहौर कलंदर ने हासिल की है। और ये पाकिस्तान सुपर लीग वो सुपर लीग है कि जिसमें जो है हर तबका फ़िक्र को इसने मुतासिर किया है। हर शख्स जो है वो इस पाकिस्तान सुपर लीग के इन एक्साइटिंग सनसनीखेज मैचेस देखना चाहता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। और अब तो जनाब एक और नई चीज़ हो गई है, और वो चीज़ ये हो गई है कि हमारे जो मियाँ बिट्टू हैं उन्होंने भी प्रेडिक्शन का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग को जो है वो सबको ही वो फैसिनेट करती नजर आ रही है। तो अब ये प्रेडिक्शन का सिलसिला भी आप शो के दौरान देखते रहेंगे। तौसीफ भाई से जरा आगाज करते हैं। तौसीफ भाई, 29 रन से विक्ट्री हासिल की है लाहौर कलंदर ने। आप समझते थे कि इतने ही रन से होगी, या मार्जिन थोड़ा सा आप समझते थे कि इससे मजीद कम हो सकता है, थोड़ा नैरो हो सकता है? नैरो हो सकता था, बट आई थिंक मेरा ख्याल है जिस तरह 6 ओवर में 40 रन इन्होंने बनाए थे फिर भी ठीक था। 1 विकेट इनका गिरा हुआ था, बट मिडिल में आने के बाद उसके बाद आपने देखा विकेट्स भी गिरे। थोड़ा टाइम जो है वो खेले विकेट कीपर अपना के पहला मैच उनको खिलाया था, कामरान को खेले थोड़ा, बट जो हम देख रहे थे उसमें मुझे कहीं ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि ये मैच बहुत ही क्लोज जाने वाला है, जिस तरह के लास्ट ओवर में 6, 10 या 12 रन चाहिए हो। वो तो सामने नज़र आ गया, क्योंकि वन साइडेड है उसलिए 29 रन की मार्जिन ठीक ठाक होता है इस फॉर्मेट में। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, और आउट क्लास किया है उन्होंने, और पहली बैटिंग करके जाहिर है उन्होंने खिलाया इनको बैटिंग के लिए, और सब यही कर रहे हैं। और मेरे ख्याल ये 4th टाइम है जो टॉस जीत के फील्डिंग करने वालों को जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा है। ये सिलसिला शुरू किया मुल्तान सुल्तान ने सिलसिला शुरू किया। सोहेल, क्या रिकॉर्ड्स या स्टैट्स क्या कहते हैं लाहौर कलंदर की कामयाबियों के हवाले से, और पर्टिकुलर जो है ज़ल्मी के खिलाफ? आखिरी जो 6 मैचेस इन दोनों टीमों के दरमियान हुए उनमें लाहौर कलंदर्स को 5 कामयाबियां हासिल हुई हैं। अच्छा, उन कामयाबियां हासिल करने में जो खिलाड़ी इन्वॉल्व रहे वो सब ये मैच खेले। जैसे इसमें फ़खर ज़मान ने परफॉर्म किया, उससे पहले उन्होंने एक मैच जितवाया। राशिद खान जैसा खिलाड़ी 5 विकेट हॉल लेने में कामयाब हो चुका है। डेविड वीज़े ने आज 2 विकेटें ली, एक मैच वो बैटिंग से जितवा चुके हैं। और राशिद खान ने इसमें आपको पता है शोएब मलिक को कभी अपने कैरियर में आउट नहीं किया था। शोएब मलिक उनके खिलाफ हमेशा अटैक करते थे, लेकिन आज राशिद खान ने उनको आउट किया पहली मरतबा अपने पूरे कैरियर में। तो लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो रिसेंट टाइम्स में पेशावर ज़ल्मी पे बहुत भारी रही है। राइट है, रिसेंट टाइम बहुत भारी रही है। और ज़रा बात कर लेते हैं, कामरान अकमल की कैटेगरी की भी तनज़्ज़ुली हुई थी, तो पहला मैच खेल रहे थे सिल्वर कैटेगरी में, उनको शामिल किया गया। साथ साथ जो कप्तानी है शाहीन शाह अफरीदी की तरफ, उसको भी डिस्कस करते हैं। क्या कहेंगे कि जो एक तो जो उनकी तनज़्ज़ुली हुई है, उसके बाद ये पहला मैच खेल रहे थे, क्या ये चीज़ भी बैक ऑफ द माइंड होगी कामरान अकमल के? और दूसरा जो कप्तानी की, लोग कह रहे थे कि जी फास्ट बॉलर इतने अच्छे कप्तान साबित नहीं होते हैं, शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी को इस तरह एलिब्रेट करेंगे? शाहीन आफरीदी की अभी कप्तानी को टू अर्ली है टू एवेलुएट के कैसा कर रहे हैं। अभी ज़ाहिर 3 मैच ही उन्होंने खेले,
तो मैं ये समझता हूँ कि आगे जाके मन जाएंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कामरान अकमल का ये ऑफ कोर्स उनके बैक ऑफ द माइंड में होगा कि मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ और मुझे इस तरह से नीचे कैटेगरी में लाया गया। तो लेकिन जो स्टार्ट उन्होंने लिया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा आज उनका मुजाहरा करेंगे, लेकिन जाहिर है ऐसा हो जाता है। जो अभी उनका पहला मैच था, तो आगे देखते हैं क्या होता है। मैं समझता हूँ कि जो फ़र्क था दोनों टीमों में, रिज़ल्ट भी तकरीबन वही आया। इस वक्त लाहौर कलंदर का मैं एक चीज़ ये कहूँगा, उनकी मैं मैनेजमेंट को बड़ी मुबारकबाद दूंगा। आप देखें, जब पहले ये 2-3 सीज़न बहुत ही नीचे से परफॉर्म कर रहे थे और इनकी मैनेजमेंट ने कोई उखाड़ पछाड़ नहीं की, लेकिन आज वही मैनेजमेंट, वही कोच आकिब जावेद, आज देखें आप तकरीबन टॉप 2 और 3 टीमों में से एक टीम लाहौर कलंदर है। ऑल राइट। और जिस तरह मैंने शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के हवाले से बात की, हमने देखा कि रिजवान इस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 में बड़े ग्रूम, बड़े मैच्योर कप्तान नज़र आए हैं। और सरफराज की कप्तानी पे जब उनको स्क्रीन पे दिखाया गया, थोड़े से एग्रेसिव नज़र आए। और सलमान बट ने भी उनकी कप्तानी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। फिर सरफराज ने शिकवा जवाब शिकवा का एक सिलसिला शुरू हुआ। नर्म मिजाज और पुरखुलूस क्रिकेटर साबिक कप्तान सरफराज अहमद गुस्से में आ गए। सरफराज अहमद ने सलमान बट की जानिब से की जाने वाली तनकीद का सख्त जवाब दे दिया। सलमान बट ने एक YouTube चैनल पर सरफराज पर तनकीद करते हुए कहा था कि अगर सरफराज ने खिलाड़ियों पर गुस्सा करना है तो उन्हें शिकस्तों की जिम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए। अपने आप से वो कोई फेवर नहीं कर रहा, अपने आप की कोई आसानी नहीं कर रहा, अपने लिए मुश्किल सवाल पैदा कर रहा है जिसका जवाब बाद में उसके पास होगा नहीं। अपने ऊपर कंसंट्रेट करे, अपनी परफॉर्मेंस का ध्यान रखे और बाकियों को जरा रिलैक्स करे। वो खुद अपनी परफॉर्मेंस के बारे में वो दे विल टेक केयर ऑफ इट। सलमान बट के इन अल्फाज पर कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी मैदान में आ गए और उन्होंने 2010 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के मरकजी किरदार को खरी खरी सुनाते हुए लिखा कि पाकिस्तान को ऑन ड्यूटी बेचने वाला फिक्सर जब नियत पर भाषण देगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। जी नाज़रीन, आपने इस कंट्रोवर्सी को देख लिया जो बिला वजह अचानक जो है वो शुरू हो गई है सलमान बट और सरफराज के दरमियान। और सरफराज आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है वो रिएक्शन दे रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कभी वो शेर व शायरी का शौक़ का इजहार करते नज़र आते हैं, कभी वो फॉर्मर सेलेक्टर्स के ऊपर जो है वो बात करते नज़र आते हैं। और अब सलमान बट के साथ उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ठीक है, सरफराज अहमद का एक अपना स्टाइल है, वो शुरू से इस एग्रेशन के साथ आए हैं, लेकिन जब लोग तनकीद करते हैं, आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, तो फिर आपको उसको प्रोफेशनली हैंडल भी करना चाहिए। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ भाई, चंद दिन पहले उन्होंने आपकी तरफ फिंगर को रेस किया था कि अगर हमने अंदर की बातें की तो लोग मुंह छुपाते फिरेंगे, और अब सलमान बट को इस तरह से जवाब दे दिया। सरफराज को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो थे तो नहीं ऐसे, कौन इनके एडवाइज़र? फ्रस्ट्रेशन है उसको, जानिए कि इतने ऊपर जाने के बाद आदमी को एकदम नीचे फेंक दिया जाए ना, चाहे उनकी भी गलतियां हैं डेफिनेटली, और तो इस तरह हो जाता है। बट आई थिंक जो कप्तानी की आप बात कर रहे हैं, हम तो एक और बड़े प्लेयर की बात करते हैं, कोहली की। वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बट आई थिंक उसका भी एटीट्यूड इतना अच्छा ग्राउंड में नहीं है। हमने दुनिया में के कप्तान ऐसे देखे हैं जो बड़े कूल होते हैं, इसलिए कि अगर सही ना हो अंदर तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। उनकी ये चीज़ कमज़ोरी है ऑनेस्टली। और जो आपने बातें सुनाई, मुझे ऐसा इसमें कोई इतना वो नहीं लगा। वो तो एक बात उन्होंने की है कि भाई उनको चाहिए कि कॉन्सेंट्रेट कर प्लेयरों को। जाहिर है एक कप्तान को, मैं मिसाल देता हूँ आपको कि मैं जब कप्तान यूबीएल का था, वकार जैसा प्लेयर मेरे उसमें खेला था, तो मैं उसको बड़े 2 ओवर करने का उसने कहा, तौसीफ भाई मैं अब नहीं करूँगा। मैं उसको तरीके से फिर 1 ओवर कराया, क्योंकि उस वक्त विकेट नहीं मिली। तीसरे ओवर में उसने विकेट ले ली, उसके बाद 2 ओवर और उससे करवाएगा। तो आई थिंक कप्तानी एक ऐसी चीज़ है जो प्लेयरों को जो है ना संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ आपका अपना उसमें किरदार नहीं होता, ये सब का किरदार होता है जितने बैठे। तो उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं थोड़े जो बहुत टॉप क्लास होते हैं, उनके नखरे भी थोड़े बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बट आई थिंक ये कंट्रोवर्सी, देखिए हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी, मैं ये कह रहा हूँ ना कि हम लोग बदनामी की तरफ बहुत ज़्यादा गुजर गए हैं। हमने देखा स्पॉट फिक्सिंग है और कई चीज़, इधर से बयान उधर से बयान। हम लोग मतलब इतनी कामयाबी हमने हासिल नहीं की जितनी हमने बदनामियां हासिल कर ली लोगों की इधर उधर सुन के। तो आई थिंक इसको रोकना पड़ेगा। और मैं एक और आपसे कहता हूँ, जो भी कोई बात करता है उसको सोचना चाहिए कि सिर्फ मुल्क की सोचे कि आप पे ही नहीं हो रहा, इंडिविजुअल्स पे ना जाए, बल्कि इंडिविजुअल पे ना जाए। आप सोचो कि आपके मुल्क का क्या होने वाला है। मैं तो एक वक्त में कहता हूँ कि आइए सामने, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो चीज़ें नज़र आई हैं उसमें
ज़रा सी बात निकलती है ना, उसमें कुछ लोग बाल्टी बर्फ़ की लेके बैठे होते हैं कि ज़रा बात खुली और उन्होंने उठा के ऊपर फेंक दी कि यार ठंडा कर दो मामला। क्योंकि ये चीज़ें अगर सामने आएंगी ना तो बहुत ही ख़राबी पैदा होगी। और मैं सिर्फ इस चीज़ से डरता हूँ कि मुल्क की बदनामी ना हो। आप क्या हैं, आज ये मेरे पास जो फ्लैग लगा हुआ मैं इसकी वजह से यहाँ पे आपके पास बैठा हुआ हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ इसमें। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो चीज़ अब सामने आई है, ये एग्रेशन सरफराज का शुरू से है और शायद इस एग्रेशन को शाहिद आफरीदी इतने सीजन कैप्टन है, उन्होंने पहले से भांप लिया, क्योंकि उन्होंने आके जो पहले स्टेटमेंट दिया वो यही दिया था कि मैं कूल रखूंगा और सरफराज को मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा। अभी हमने देखा शाहिद खान आफरीदी नहीं है, सरफराज गुस्से में भी नजर आए, लेकिन आप, मुझे लग रहा है ऐसा है, जब तौसीफ भाई गुफ्तगू कर रहे थे, आप ज़रा मुत्तफिक नहीं है इस सलमान बट के इस एक्ट से। नहीं, मैं अदरवाइज मैंने बिल्कुल सही कह रहा हूँ। उन्होंने जो भी कहा उन्होंने टू द पॉइंट उससे गेम से मुताल्लिक बात की है। पर्सनैलिटी का कोई क्लैश नहीं था इसमें, उन्होंने कोई उनके पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ कोई बात ऐसी नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात एक कैप्टन में ये होना चाहिए कि वो अल्फाजों का इस्तेमाल कम से कम करे। नॉट ओनली कि ये स्पोर्ट्स में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब लीडर बोलने लगता है तो फंबल करेगा, मिस्टेक्स करेगा, तो लीडर का काम ये होता है कि वो एक्शन जो है ना स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपको अल्फाज का सरफराज के साथ किया है, वो बहुत ज़्यादा अल्फाजों का इस्तेमाल हो रहा है, शोर मचा रहा है। इमरान खान की मिसाल आपको शायद एक मैच याद हो जिसमें उन्होंने फील्डर को सिर्फ ऐसे किया था, अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। तो इसी तरह से दुनिया के माने हुए कैप्टन है धोनी, कितना कम कूल, इंजमाम को भी मैं उसी कैटेगरी में लूँगा। तो कैप्टनसी जो है ना, आपको अल्फाज बचा के रखना है। यही प्लेयर जब आपकी फॉर्म सही नहीं होगी फिर ड्रेसिंग रूम में आप कैसे सर्वाइव करेंगे? ठीक है, ये जब प्लेयर जब फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो फिर कैसे सर्वाइव करेंगे? इस वक्त मुझे ब्रेक पे जाना है और मुझे कल के मैच के स्टैट्स भी अभी दिखाने, क्या कहेंगे आप भी कुछ इसमें इनपुट अगर देना चाहें? देखिए, सिंपल सी बात है, सब कुछ आपके अगेंस्ट है। परफॉर्मेंस आपसे नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस आपकी बहुत ही वीक है, टीम आपसे के कप्तानी में अच्छा खेल नहीं रही है। ऊपर से जब आप फ्रस्ट्रेशन शो करेंगे तो वैसे ही आपके सितारे जब गर्दिश में हो तो मेरे ख्याल से एहतियात करनी चाहिए। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं सरफराज अहमद और सलमान बट के उस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के हवाले से जो दोनों दोनों प्लेयर्स के दरमियान जो वह हीटेड आर्गूमेंट्स हुए हैं। तौसीफ भाई, जो बात हम कर रहे थे सलमान बट और सरफराज का, सलमान बट मैच को एनालाइज कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज़ कही, क्या आपको लगता है ऐसे कि बार बार उस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहिए जिसकी उन्होंने सज़ा भुगत ली, उनका कैरियर ख़राब हो गया? मेरा ख्याल है इतना कुछ हो गया और बार बार चीज़ों को दोहराना जो है ना वो ठीक नहीं है। सज़ा भी मिल गई है, सारा कुछ है, ये तो सबको मालूम है चीज़ों का सारा। और अभी भी जो चीज़ें चल रही हैं सबके सामने, मेरा ख्याल है कि वो जो पर्टिकुलर उसने बात की है उसका जवाब ये इस तरह मैं नहीं समझता कि बनता कि जो उसकी पुरानी उसको छेड़ा जाए। वो तो सबके सामने थी जो भी थी, पर उसने जो बात की, मैं भी कई बार बैठ के बहुतों के बारे में, कोहली के बारे में मैंने बात की, वो प्लेयर बहुत अच्छा है, बट वो जो रिएक्शन दिखाता है वो तो किसी को भी पसंद नहीं। आपने देखा होगा अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ और इनके सब बहुत कुछ जाके वो करा। तो एक कप्तान को जेब नहीं देती ये चीज़ें। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब ये चीज़ों को बहुत संभल के चलना पड़ेगा, इसलिए कि आपका एक नाम दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान में तो है ही है, आपका दुनिया में बड़ा नाम है। कोई भी हो चाहे जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हो, उसको ज़बान थोड़ी सी कम बात करनी है और ऐसे सोच समझ के करनी है। सरफराज की एक्चुअल जो ब्रॉट जहाँ पे हम लोग खेलते रहे गली कूंचों में उस तरह, तो ब्रॉट अप जैसा हुआ है उसमें थोड़ा जैसे जावेद भाई करते थे, शोर शराबा थोड़ा करते थे, मगर वक्त के साथ साथ। लेकिन तो आपको लगता है ऐसा कि अब जब स्टम्प्स माइक लगे हुए हैं, इससे पहले साउथ अफ्रीका में आपको याद होगा जो उन्होंने कहा था साउथ अफ्रीकन प्लेयर को, वो भी स्टम्प्स माइक के जरिए आ गया। अभी भी मैं कमेंट्री सुन रहा था तो उस दिन वकार यूनुस कह रहे थे कमेंटेटर की जरूरत ही नहीं है, सारी कमेंट्री सरफराज कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वो एक्सट्रोवर्ट हुए हैं। ये चीज़ें भी वो बात है। अब वो जो आपने बात की कि वकार ये कह रहे थे कि सारी कमेंट्री वो कर रहे हैं, तो वकार को भी ये बात नहीं करनी चाहिए। अब ये क्या मतलब, आई मीन पीछे कीपर जो खड़ा होता है बकअप करने के लिए खड़ा होता है, बट ये है कि थोड़ा लिमिट में हो सारी चीज़ें, और बिल्कुल बकअप करना चाहिए, क्यों नहीं, शाबाश शाबाश। हमने दुनिया के विकेट कीपरों को देखा बकअप नाम लेते हैं, हाँ हर करता था, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें आगे, आप गलत बात तो आप नहीं कर सकते ना, दूर से पकड़ लेता है आपको सारा। तो ये चैप्टर को मेरा ख्याल है कि हमारे
हमारे लिए ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के लिए जिसमें क्रिकेट की प्रॉब्लम बहुत आई हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है, हमारा इतना ज़बरदस्त ये इवेंट है, तो इसको ख़राब करने के बजाय हम इसको अच्छा रखें। तो अच्छा, जो सरफराज के लोग, कुछ लोग जो कहते हैं, जो उनको लाइक करते हैं, एडमायरर जो हैं, वो कहते हैं कि उनका जो सीक्रेट है सक्सेस है वो उनका एग्रेशन ही है। अगर उसी को आप खत्म कर देंगे, बिल्कुल कूल काम हो जाएंगे, तो फिर वो सरफराज रहेगा नहीं, वो परफॉर्मेंस अपने प्लेयर से ले नहीं पाएगा। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है। देखिए, ये एग्रेशन जो है ना, ये किसी काम का नहीं। जब आप प्लेयरों के दिल में उनके सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, उस्मान शनवारी के साथ भी एक दफ़ा इसी तरह नाराजगी को उन्होंने इजहार किया था। जी हाँ, तो ये कोई कैप्टन ऐसे दुनिया में मैंने नहीं देखे सक्सेसफुल कैप्टन भी हैं और इतना ज़्यादा अल्फाजों का इस्तेमाल करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको काफ़ी अब काफ़ी यानी कि टाइम निकल गया, अब इनके पास टाइम नहीं है इस बात का कि इसको दोबारा से सही कर पाएँ। तो जब ये पीछे से कहते हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? अगर ऐसा कोई इसमें मुफीद वो फार्मूला है तो दुनिया के और कैप्टन भी तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। और फिर इनके इस स्टेटमेंट से क्या हुआ है, सलमान बट के खिलाफ से इतने लोगों ने अब हमदर्दी करी है और करेंगे, क्योंकि वो बहुत यानी कि लाचार से लगे कि यार मेरे तुमने वो बात कर ली, मैं तो क्रिकेटिंग इशू पे बात कर रहा, तुम्हारी क्रिकेट से मुताल्लिक तुमने मेरे ऑफ द फील्ड जो कुछ हुआ था, और उसके बाद वो खेले भी नहीं है। ऐसी सज़ा भुगती है उन्होंने कि वो खेले नहीं है, वो दिल बर्दाश्त होकर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि सरफराज को बहुत ख्याल करना चाहिए, अभी भी काफ़ी क्रिकेट है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, खत्म करना है। कौशिक भाई, मुझे ब्रेक पे जाना है, क्विकली मुझे बताइएगा 10 सेकंड के अंदर अंदर, क्या इन सारी चीज़ों को देखते हुए शाहिद खान आफरीदी एज ए कैप्टन आ सकते हैं, कि रिलैक्स किया जा सकता है सरफराज को? जो चीज़ पहले से हुई है, मेरा ख्याल उसमें ये था कि शायद आफरीदी आएंगे, मे भी वो कप्तानी लें या ना लें, वो अंदर ही रहेगा तो बहुत काफ़ी होगा उस लिहाज से मैं समझता हूँ। और अगर ऑनर देना है तो डेफिनेटली उसको कप्तान एक मैच के लिए क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जनाब, ये तो थी गुफ्तगू जो सरफराज अहमद और सलमान बट के इस कंट्रोवर्सी के हवाले से थी। इस पर आपने गुफ्तगू सुन ली हमारी मौजूद मेहमानों की। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच के हवाले से, और साथ साथ हमें विक्रांत गुप्ता भी ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के हवाले से, कि जहां पे अब मैच है खेला गया और सरफराज अहमद और सलमान बट की जो कंट्रोवर्सी है इसको हमने डिटेल के साथ अपने तीनों मौजूद मेहमानों के साथ डिस्कस किया। और इस तरह मैंने आज के शो में कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग को हर तबका फ़िक्र ने मुतासर किया, हर आदमी इसकी प्रेस करता नज़र आता है। और अब हमें इंडिया से ज्वाइन किया है बहुत ही ज़बरदस्त कोनवाश सहाफ़ी और पाकिस्तान में इंतहाई मकबूल इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन स्पोर्ट्स एंकर विक्रांत गुप्ता जी ने। उनसे हम जानेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। उन्होंने अपने एक शो में कहा कि हम सब पाकिस्तान में बात करते हैं कि पीएसएल दुनिया की दूसरी बेहतरीन लीग है, और उन्होंने भी अपने शो में इस बात को रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो विक्रांत जी, ये बताइएगा कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और अपने कीमती आपने हमें समय दिया। लेकिन अब ये बताइएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग को आपने इंडिया में बैठ के ये बात कही कि दुनिया की दूसरी जो है वो बड़ी लीग है, ठीक है, क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान सुपर लीग वाकई में अगर आप देखें, मुझे लगता है कि आईपीएल के बाद शायद सेकंड बेस्ट लीग हो सकती है। हालांकि बिग बैश लीग में भी लोग कहेंगे जी हमारी लीग बड़ी अच्छी, बट वहां पर प्रॉब्लम यह है कि करंट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा खेलते नहीं हैं। तो आपके पीएसएल में कम से कम पाकिस्तान के करंट प्लेयर्स खेलते हैं, दुनिया के कई और प्लेयर्स हैं जो करंट प्लेयर्स खेलते हैं। लेकिन इस लीग को जब आप 2-3 साल और चलाएंगे तब जाकर असली अंदाजा होगा कि ये कहाँ पर रुकती है, कहाँ पर खड़ी होती है। क्योंकि एक लीग होती है जो शुरू करती है और नीचे आ जाती है, एक लीग है जो कांस्टेंट रहती है, और एक लीग वो होती है जो शुरुआत करती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर जाती है। और मुझे लगता है कि आपकी टीम ने जो परफॉर्म किया है इंटरनेशनल लेवल पर, पाकिस्तान की टीम ने जो परफॉर्म किया है इंटरनेशनल लेवल पर, उसका असर भी दिखता है। और अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होनी शुरू हो जाए ज्यादा, तो फिर आप देखेंगे पीएसएल में भी शायद और खिलाड़ी आएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल वाकई पीएसएल सीजन दर सीजन आई थिंक इंप्रूव कर रहा है।
ठीक है। अच्छा विक्रांत जी, ये बताइएगा कि अब हम जिस तरह हम देखते हैं आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर जाते थे, क्या फैन फॉलोइंग थी। शोएब अख्तर का वो स्पेल जो कोलकाता नाइट राइडर के लिए उन्होंने किया अगेंस्ट दिल्ली डेयरडेविल, आज तक लोगों को याद है। उमर गुल खेले, हफीज़ खेले, कामरान इकबाल वहाँ पे जाके खेले राजस्थान रॉयल्स से। सोहेल तनवीर की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही। तो आज तक जो है वो इंडिया में भी लोग यकीनन इनको मिस करते होंगे, और हम भी ये चाहते हैं पाकिस्तान में कि इंडियन प्लेयर यहाँ पे आके खेलें। और इसका एक मुजाहरा आपने देखा होगा कि लेजेंड लीग में जब इंडिया के जो रिटायर्ड प्लेयर थे, फॉर्मर प्लेयर थे, उनका जब मुकाबला हुआ पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर के साथ, तो एक उसकी एक अलग ही उस मैच की हाइप थी। तो किस तरह आप कहेंगे कि आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर आके खेलें और पीएसएल में इंडियन प्लेयर आके खेलें, तो फिर ये दोनों लीग्स में कितना इसको बढ़ावा मिलेगा? देखिए, वो जो मुमकिन नहीं है उसके बारे में मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं होगा कि हम बात करें। वाकई में आईपीएल में जब पहले सीजन में पाकिस्तान के प्लेयर्स आए थे, बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे, और आई थिंक एवरीबडी हैड फॉन्ड मेमोरीज। तो आईपीएल उसके बाद काफ़ी सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन हकीकत ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेट रिश्ते हैं वो नॉर्मल नहीं है। लेजेंड्स लीग एक प्राइवेट लीग है, वहाँ पर इनफैक्ट उस लीग को इंडिया में बहुत देखा गया, पाकिस्तान में भी देखा गया होगा। भाई हर कोई देखना चाहता था ना, शोएब अख्तर भाग कर आएंगे, गेंद करेंगे, मिसबाह वहां पर मोहम्मद हफीज खेल रहे थे, कामरान अकमल खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के कई नामी प्लेयर्स नहीं खेले क्योंकि कई प्लेयर्स को लास्ट मिनट पे कोविड हो गया। आई एम श्योर जो सेकंड लीग होगी, इसका जो सेकंड एडिशन होगा, उसमें और इंडिया के प्लेयर्स आएंगे। पॉसिबल है कि पाकिस्तान के और प्लेयर्स आए। तो ये लीग आई थिंक एक वैक्यूम को कवर कर सकती है। लेकिन जहां इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर पीएसएल या आईपीएल की बात है, मुझे लगता है कि अगर वाकई में मुमकिन हो तो ही उसके बारे में बात करें। आइडियल कंडीशंस में अगर आईपीएल में आपके खिलाड़ी और पीएसएल में इंडिया के खिलाड़ी खेल रहे होते तो अच्छा होता, लेकिन हकीकत ये है कि वो नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच विक्रांत जी कि आपने अपने लाइव से हमारे शो के लिए समय निकाला, और हमेशा से बड़ी बैलेंस गुफ्तगू करते हैं। और हम एक दफ़ा फिर इनको प्रेस करेंगे कि इंडिया से अगर ये बात कही जा रही है, उस प्लेटफॉर्म से अगर ये बात हो रही है कि पीएसएल दुनिया की बेस्ट लीग है, तो डेफिनेटली हमारे लिए भी ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आप लोग भी इसको इसी तरह से रिकग्नाइज़ करते हैं। इस तरह हम इसको लीग को अप्रिशिएट करते हैं और आपकी लीग को आईपीएल को नंबर 1 करार देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और यही वजह है कि विक्रांत गुप्ता साहब की जो है फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और इनको एक बैलेंस जर्नलिस्ट के तौर पर पाकिस्तान में इज्जत और रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल, अब हमने बताया था जनाब के इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है। स्टैट्स इस हवाले से क्या कहते हैं? कुछ तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन आपके होते हुए मेरा चिराग जरा जलना मुश्किल ही होता है। बिल्कुल, मैचअप्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे नई बॉल करने वाले सोहेल तनवीर जो है वो एलेक्स हेल्स को कभी आउट नहीं कर सके। एलेक्स हेल्स उनके खिलाफ बड़े रन स्कोर करते रहे हैं। जेम्स फॉकनर जो है वो भी एलेक्स हेल्स के खिलाफ सिर्फ एक मरतबा जो है उनको आउट कर चुके हैं, 53 रन 35 गेंदों पर स्कोर कर चुके हैं। अब कॉलिन मुंड्रो अगर कल खेले, उनका मुकाबला सोहेल तनवीर से हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। 70 गेंदों पर 100 रन मुंडो ने बनाए हैं और 3 दफ़ा आउट हुए हैं। अच्छा, सरफराज का बड़ा जिक्र हुआ, तो सरफराज के पाकिस्तान के अपनी कप्तानी में तीनों को खिलाने वाले बॉलर्स के खिलाफ बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है। सरफराज ने शादाब के खिलाफ 47 गेंदों पर 71 रन बनाए, कभी आउट नहीं हुए। हसन अली के खिलाफ 48 गेंदों पर 55 रन सरफराज ने बनाए, सिर्फ एक दफ़ा आउट हुए। लेकिन फ़हीम अशरफ के खिलाफ 31 गेंदों पर सरफराज ने 29 रन बनाए हैं, और वो 4 मरतबा फ़हीम अशरफ के हाथों आउट हुए हैं। यानी कल फ़हीम अशरफ मुझे लगता है कि बड़ा प्रेशराइज कर सकते हैं सरफराज अहमद को, और हमें एक इंटरेस्टिंग मैचअप देखने को मिलेगा इन तीनों के खिलाफ सरफराज का। और भी कुछ आके पिटारे में, ये मैं बस कर दूं? वैसे तो ये वो 2 टीमें हैं जिन्होंने 4 फरवरी 2016 को पीएसएल की हिस्ट्री में पहला मैच खेला, पहली पीएसएल का फाइनल खेला, और अब 3 फरवरी 2022 को एक मरतबा फिर एक्शन में नजर आएंगे। ऑलराइट, और ये सोहेल की गुफ्तगू, मुझे उम्मीद है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो वीडियो एनालिस्ट है और जो कोच अजहर महमूद, असिस्टेंट कोच सईद अजमल, उन्होंने जरूर सुन ली होगी। फॉर्मर कोच ने तो सुन ली, इनसे भी जरा पूछ लेते इनकी जो गुफ्तगू अगर सुन ले तो मसला हो सकता है सरफराज के लिए। अरे मसला क्या देंगे ना, यहाँ तो आजकल तो एनालिस्ट है सब है, ये होमवर्क करके आते हैं सबके बारे में। बट ये शॉर्ट फॉर्मेट जो है, इसमें आप कह नहीं सकते, हम एनालाइज कर सकते हैं ये है ऐसा, पर उस दिन जो होगा ना वही सब कुछ देखा जाए। में आपने तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का डगआउट शेयर किया है, उनका ड्रेसिंग रूम का माहौल देखा है, कल के मैच में कौन सी टीम को आप एज देंगे? देखिए, उस टाइम में तो 2 आदमी ऐसे वहाँ मौजूद थे, इसमें वसीम अकरम एंड डीन जॉन्स। कौन सी टीम है स्ट्रांग है? क्विकली अगर मैं पूछूं। मैं समझता हूँ कि इस बार इस्लामाबाद जो कल खेली है, जिस तरह आपकी टीम इस्लामाबाद सोहेल यूनाइटेड।
इस्लामाबाद तीनों की टीम में इस्लामाबाद यूनाइटेड है, तो मैं वाहिद बचता हूँ जो कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट करनी भी चाहिए, क्योंकि जो है वो जमहूरियत ये है कि अगर तीन को ये सपोर्ट कर रहे हैं, तीन एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर एक को मैं सपोर्ट करूँ। कल तौसीफ अहमद साहब और जावेद साहब और सोहेल हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। कल हमें महमूद हामिद और कमर ज़ैफ़ी जो बर्थडे बॉय हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल 11:05 पे आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।